भारत का इतिहास देखा जाए तो मुगलों के जिक्र के बिना अधूरा सा लगता है। आखिर उन्होंने यहाँ 300 से भी ज्यादा सालों तक राज जो किया था। तो चलिए आज इसी शानदार और उतार चढ़ाव से भरे दौर की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बुनियादी सवाल। आखिर ये मुगल थे कौन और भारत आए ही क्यों थे? उन्होंने यहाँ अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कैसे किया? और सबसे बड़ी बात, राजपूतों और मराठों जैसे ताकतवर साम्राज्यों के होते हुए वो इतने लंबे समय तक टिके कैसे रहे? ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 300 से भी ज्यादा सालों की। एक ऐसे साम्राज्य की जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को, उसकी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, बाबर। सोचिए, अगर बाबर हिंदुस्तान ना आता तो शायद आज न लाल किला होता और ना ही दुनिया का अजूबा ताजमहल। तो चलिए जानते हैं कि ये बाबर आखिर था कौन। तो बाबर, जिसका असली नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, वो कोई मामूली शख्स नहीं था। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून दौड़ रहा था। किस्मत देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे गद्दी तो मिल गई, लेकिन अपनों ने ही उसे धोखा देकर वहां से भगा दिया। सालों तक वो भटकता रहा, लेकिन आखिर में 1504 में काबुल पर कब्जा करके उसने साबित कर दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन बाबर की मंजिल सिर्फ काबुल नहीं थी, उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का ख्वाब था। और उसके लिए चाहिए थी दौलत। और उस वक्त दौलत का दूसरा नाम था हिंदुस्तान, जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। और बस यहीं से तैयारी शुरू होती है उस जंग की जिसने हिंदुस्तान का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। पानीपत की पहली लड़ाई, जो लड़ी गई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब जरा मैदान में दोनों सेनाओं का फर्क देखिए। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की विशाल फौज, और दूसरी तरफ बाबर के साथ सिर्फ 12,000 सिपाही। कोई भी कहेगा कि ये तो एक तरफा मुकाबला है। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो लोदी की सेना के लिए बिल्कुल नया था, तोपें और बारूद। बाबर ने कमाल की रणनीति अपनाई। उसने पहले तो खाइयां खुदवाईं ताकि दुश्मन की विशाल सेना एक साथ हमला न कर सके। फिर बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर एक दीवार सी खड़ी कर दी, और उन्हीं गाड़ियों की आड़ से तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तोपों की गरज और धुएं से लोधी के हाथी डर गए और अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। सेना में भगदड़ मच गई। लोधी मारा गया और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। तो सल्तनत तो स्थापित हो गई, लेकिन अब चुनौती थी उसे संभालने और फैलाने की। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के दौर में साम्राज्य थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन फिर आया उसका पोता अकबर, जिसने मुगल साम्राज्य को वो ऊंचाई दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हुमायूं के लिए बादशाहत वाकई कांटों भरा ताज थी। घर में भाई साजिशें कर रहे थे और बाहर शेर शाह सूरी जैसा ताकतवर दुश्मन खड़ा था। हार कर उसे 15 साल, सोचिए पूरे 15 साल, हिंदुस्तान छोड़कर भटकना पड़ा। जब वो वापस लौटा और दिल्ली जीती तो किस्मत ने फिर धोखा दिया। 1 साल के अंदर ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई और सिर्फ 13 साल के अकबर के कंधों पर इस बिखरे हुए साम्राज्य का बोझ आ गया। ऐसे मुश्किल वक्त में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, एक शख्स अकबर की ढाल बनकर खड़ा हुआ, उसका वफादार सेनापति बैरम खान। बैरम खान ने ही न सिर्फ अकबर को संभाला, बल्कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हराकर मुगल सल्तनत को एक तरह से दोबारा जिंदगी दी। अब अकबर समझ चुका था कि अगर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो उसे सबसे पहले राजस्थान के बहादुर राजपूतों का दिल या फिर उनका किला जीतना होगा। और उसकी नज़रों में सबसे बड़ा लक्ष्य था चित्तौड़ का किला। 1568 में अकबर ने तुरंगों और मैचलॉक बंदूकों जैसी नई फौजी तकनीक का इस्तेमाल करके चित्तौड़ पर आखिरकार फतेह हासिल कर ली। और इस एक जीत के बाद मुगल साम्राज्य का नक्शा ही बदल गया। ये करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। अकबर के बाद जो दौर आया उसे अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, संस्कृति और वास्तुकला सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इसी चमक के नीचे भविष्य में होने वाले बड़े संघर्षों के बीज भी बोए जा रहे थे।
जहांगीर ने अपने पिता की विरासत को अच्छे से संभाला और हाँ, उसी के दौर में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में व्यापार करने की इजाज़त ली थी। लेकिन मुगल सल्तनत का असली सुनहरा दौर तो शाहजहां के वक्त आया। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था। दुनिया का 1/4 सामान यहीं बनता था और ये वो दौर था जब बेमिसाल इमारतें बनवाई गईं। शाहजहां ने दुनिया को ऐसी निशानियां दी जो आज भी मोहब्बत और मुगल शान की कहानी कहते हैं, जैसे कि प्यार की वो अमर दास्तां, ताजमहल, दिल्ली की पहचान और हिंदुस्तान की ताकत का प्रतीक लाल किला और आगरा की खूबसूरत मोती मस्जिद। ये कुछ उदाहरण भर हैं उस दौर की शानदार कारीगरी के। लेकिन इस सुनहरे दौर के बाद कहानी ने एक बहुत ही नाटकीय और क्रूर मोड़ लिया, और ये मोड़ आया शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब के सत्ता में आने के साथ। शाहजहां की पहली पसंद उसका बड़ा और उदार बेटा दारा शिकोह था, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी औरंगजेब को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। नतीजा, उसने अपने ही भाई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, उसे हराया और दिल्ली के सिंहासन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। औरंगजेब की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, उसने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया और उस कटे हुए सिर को तोहफे के तौर पर अपने कैद पिता के पास भिजवाया। उसने अकबर की नीतियों को पूरी तरह पलट दिया, धार्मिक उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू किया, जिसमें मंदिर तोड़े गए और जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए। औरंगजेब की इन्हीं कट्टर नीतियों और जिंदगी भर चलने वाले युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, और 1707 में जैसे ही उसकी मौत हुई, इतने बड़े मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए और दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकत बढ़ती चली गई, और आखिर में साल 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर उस साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया, जिसने 300 सालों तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। तो आज 300 सालों के बाद मुगलों की विरासत आखिर है क्या? क्या ये ताजमहल जैसी शानदार वास्तुकला है, या फिर सिंहासन के लिए भाइयों के बीच हुआ खूनी संघर्ष? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, और शायद जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।